वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारा है संधि के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है संधि का। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने कल अपलोड कर दिया था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर यण स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लघुर्मी की बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप या फिर वार्ता प्लस आलाप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ता प्लस आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हितै प्लस अशी, हित प्लस ऐशी, हित प्लस ऐशी या फिर ही प्लस अशी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हितैषी की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, हित प्लस ऐशी। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म या फिर पुन प्लस जन्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी सही संधि विच्छेद की तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस मल, निह प्लस मल, नी प्लस रमल या फिर नी प्लस मल। तो फ्रेंड्स, निर्मल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, निह प्लस मल। नेक्स्ट है, मुनीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर यण स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुनीश की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? देवेश्वर्य, देवैश्वर्य, देवीश्वर्य या फिर देवोश्वर्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेश्वर्य। यहाँ पे देवी प्लस ऐश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, भाऊ प्लस उकाहा किसका संधि विच्छेद है? भौक, भावुक, भौमक या फिर भौइक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावुक का संधि विच्छेद होगा भाऊ प्लस उकाहा। नेक्स्ट है, वाक प्लस में किस शब्द का संधि विच्छेद है? वाक्मय, वाणमय, वायकोम या फिर वाक्यम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, वाक्मय। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास, विद प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास या फिर विद्या प्लस भ्यास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद है। क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ और आ मिलकर विद्याभ्यास को बना रहे हैं। नेक्स्ट है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पित्रा प्लस आदेश या फिर पिता प्लस देश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, पितृ प्लस आदेश। यहाँ पे पित्रादेश का सही का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें संधि के सही विच्छेद की, वो भेद की कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संधि के जो भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं 3। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। अभी आप बात करें कि वो 3 भेद कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 इसके भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, विसर्ग संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है या भेद नहीं है। नेक्स्ट है,
किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि? तो फ्रेंड्स अगर हम य र ल व की बात करें तो ये होता है हमारा यण संधि में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग और स्वर या फिर विसर्ग और व्यंजन का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? उत प्लस अय, किम प्लस चित, जगत प्लस नाथ या फिर पौ धन अन? तो फ्रेंड्स अगर हम व्यंजन संधि की बात करें जो व्यंजन संधि में नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, पौ धन अन। ये आता है हमारा अयादि संधि में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि या फिर अयादि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक में संधि है हमारी यण संधि। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? दिग्गज, निर्विकार, अहंकार या फिर संसार? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, निर्विकार में हमारी व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? निह प्लस कपट, पदह प्लस उन्नति, सरह प्लस ज या फिर निह धन उपाय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पव प्लस अन्न, पव प्लस न, पह प्लस अवन या फिर पो प्लस अन्न? तो फ्रेंड्स अगर हम पवन के सही संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस यादि, इति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि या फिर इति प्लस आदि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, इति प्लस आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है? यशः प्लस गान, यशो प्लस गान, यशः प्लस उगान या फिर यशो प्लस उगान? तो फ्रेंड यशोगान की बात करें तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, यशः प्लस गान यशोगान का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? निश्चय, निष्ठुर, नितांत या फिर निश्चल? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारी विसर्ग संधि नहीं है। फ्रेंड्स विसर्ग संधि को आप एक और ट्रिक है जिससे आप पहचान सकते हैं, इसमें आधा शाह ये आते हैं तो ये हमारी विसर्ग संधि, आप इससे पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आधा शाह आ रहा है, यहाँ अभी आधा शाह है और यहाँ भी आधा शाह है, तो ये विसर्ग संधि का ये ट्रिक है पहचानने की। नेक्स्ट है, महोदय का उचित संधि विच्छेद है? महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महु प्लस दय या फिर महा प्लस उदय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उदय महोदय का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, महो शुद्धम में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर अयाधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, महो शुद्धम में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट आते हैं, निश्चल में कौन सी संधि है? देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप उससे इसको बता सकते हैं, विसर्ग है, यण है, दीर्घ है या फिर गुण है? तो फ्रेंड यहाँ आधा शाह आ रहा है, ये हमारी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, विपजाल शब्द का संधि विच्छेद है? विपह प्लस जाल, विपथ प्लस जाल, विपस प्लस जाल या फिर विपद प्लस जाल? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, विपत प्लस जाल विपजाल का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, कपीश में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण और यण? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कपी में तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस अयन, नहा प्लस अयन, ने प्लस अन या फिर नया प्लस अयन?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी है राइट आंसर, ने प्लस अन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है? अत्याचार, स्वागत, तथैव या फिर अत्यधिक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर है, तथैव यहाँ पर यण संधि का शब्द नहीं है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी आपको बतानी है कि वो किसकी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की या फिर ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स का सिंपली आंसर है सी, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5 साल के लिए वो एक ऑब्जेक्ट को लेके, एक पर्पस को लेके उस पूरे साल में देखे कि कितना हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी किससे रिलेटेड थी? वो मेन फोकस कर रही थी हमारे एग्रीकल्चर पर। सेकंड हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ने किस पे फोकस किया, सेकंड ने किस पे फोकस किया, और यहाँ तक कि इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स वो भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें तो हम इस पर भी अपने 20 डे सीरीज में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी कि उसका जो अंतिम प्रारूप होता है उसको कौन फाइनल करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योजना आयोग बनाता है लेकिन जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और 20 मार्च 1950। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि इस योजना आयोग का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। तो फ्रेंड जो योजना आयोग है उसका जो प्रधानमंत्री होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका जो हेड होगा वो उस टाइम पीरियड में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका हेड बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी? संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था उसके बाद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अप्रूवल कौन देता है फाइनल? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952 या फिर 1 जून 1953। तो फ्रेंड्स जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में आई थी, जिसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एग्रीकल्चर पर फोकस करना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषि, उद्योग, पर्यटन या गरीबी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, गरीबी। ठीक है, वो सॉरी कृषि। ठीक है, कृषि। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? अब आपको बताना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर DR गाडगिल, MN राय, मन्ना नारायण या फिर PC महालनोबिस। तो फ्रेंड्स जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1947,
वर्ष 1949, वर्ष 1950 या वर्ष 1952? तो फ्रेंड्स, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजनावकाश जिसको प्लानिंग हॉलीडे भी बोला जाता है, ये कब हुआ था? 1962 के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हमारे देश में सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में, तब प्लानिंग हॉलीडेज रखे गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस्पात कारखाने की बात करें तो वो इन सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन सभी एरिया में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित की गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं? तो फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की योजना की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने निर्धारित किया गया था? तो वो था 8%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? 1978 से 79, 1981 से 82, 1993 से 1994 या फिर 1999 से 2000? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मुद्रास्फीति की माप की बात करें तो इसके लिए जो आधार वर्ष माना गया था वो था 1993 से 1994, एक साल के लिए। तो ऑप्शन बी, ये इसको आधार वर्ष माना गया, इसके अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो फ्रेंड्स, सी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा, आय, निगम या ये सभी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेखा समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से? तो फ्रेंड्स, रेखा समिति की बात करें तो इसका संबंध होता है अप्रत्यक्ष कर से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, बिक्री कर की बात करें तो ये कार्य होता है राज्य सरकार का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी बताना है भारत को सबसे ज्यादा जो आय होती है कर आय यानी कि टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है वो किससे होती है? निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर निर्यात शुल्क से? तो फ्रेंड, भारत को ये सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उत्पादक शुल्क से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर एंड दान कर। देखिए, ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे भी यही है, बट आपको क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस स्लाइटली डिफरेंट है और आपको उसमें से आंसर देना है, यानी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर सिर्फ अपने क्वेश्चंस के और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। हो सकता है क्वेश्चन कई बार सेम हो, ऑप्शंस चेंज हो जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, वो है आयकर, क्योंकि यहाँ पे सैलरीड पर्सन बहुत है। नेक्स्ट है,
राजा चलैया समिति का संबंध है? फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है। राजा चलैया समिति भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजा चलैया समिति जो है ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये कर सुधारों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये सारे ही प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर आपको पता होंगे, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कि पर्सन से डायरेक्टली लिए जाते हैं, जैसे कि संपत्ति कर। कोई पर्सन अगर संपत्ति परचेस कर रहा है तो ये सिर्फ उसी से लिए जाएंगे जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी जा रही है, ठीक है, या बेची जा रही है जिसके नाम से वो संपत्ति है, ठीक है, तो यही डायरेक्टली है। आयकर, जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है सिर्फ उसी से चार्ज होगा। उपहार कर, जिसको उपहार मिला है उसी से जनरेट होगा, तो ये डायरेक्टली उसी पे इम्पोज किया जाता है ये वाला टैक्स, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, या फिर योजना आयोग, एक मिनट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा योजना आयोगारत के नए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्र। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, देखिए आर्थिक फाइनेंशियल सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक बात की जा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है जो कि हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नहीं होता वैट, लेकिन हम ऑप्शन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे वैट किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वैट भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, या फिर 31 मार्च 2005। तो फ्रेंड्स, वैट की बात की जाए तो ये इंडिया में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की विधिग्रह मुद्रा है यूरो, मॉडल, डॉलर, रुपया, या फिर पाउंड स्टर्लिंग। तो विधिग्रह मुद्रा वो होती है जो कि इजिली एक्सेप्टेबल हो, जो चलती हो, ठीक है। तो भारत की, हम सबको पता है भारत में रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, और ये यहाँ पे जो हमारे जो एक्सचेंज होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी रुपया राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, या फिर मुद्रा स्फीति। तो फ्रेंड्स, जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई चलाई जाती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, मुद्रा का जो मूल्य है वो तो गिर गया लेकिन कीमतें बढ़ गई। ऑप्शंस है मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, अवमूल्यन, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणी, ऋणदाता, या फिर पेंशनकर्ता। देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति में अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इससे कौन लाभान्वित होगा? इससे सिर्फ वही लाभान्वित होगा जो कि ऋणी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब तक की बात करें तो अब तक जो इसका जो अवमूल्यन किया जा चुका है वो किया जा चुका है 3 बार। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आप ये मत सोचिएगा बहुत इजी है, इस तरह से नहीं आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, डी आंसर राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक मिनट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935,
अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसको जो अगर हम बात करें इसकी नेशनलाइजेशन की, तो वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करती है, ये बैंकों के साथ डील करती है। इसके अंदर अकाउंट बैंक्स ओपन करवा सकते हैं, जो बैंक होती हैं वो अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन करवा सकती हैं, इसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।